एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूनिट 3 के तत्वों का वर्गीकरण यूनिट का नाम है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित इस चीज पर विचार कीजिए। इन पर आपको विचार करना है कि क्या है। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। तो इनमें अपन को देखना है। देखिएगा, इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। परमाणु क्रमांक 7 मतलब ये 7 क्या किया है? 7 परमाणु क्रमांक और 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? किसी से लिया है। तो 3 जब लेगा तो कितने हो जाएंगे? 7 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ पे Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। तो यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। माइनस को क्या करना है? अपन को जोड़ना रहता है। यहाँ पे सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे Mg का कितना होता है? 12। 12 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। 13 में 3 घटा देंगे ये तो अपन कितना हो जाएगा? 10। 3 प्लस लिखा है, यहाँ पे 3 घटाना है। तो ये सभी में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही है। कहने का मतलब ये कि सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कहने का मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो माइनस रहे उसको ऐड करना रहता है यहाँ पे, और जिसमें प्लस रहेगा उसको घटाना रहता है। दूसरा क्वेश्चन यही में पूछा है कि इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको किस में व्यवस्थित करना है? आपको आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका जिसमें जितना ज्यादा प्लस रहेगा उसकी आयनिक त्रिज्या क्या रहेगी? उतनी छोटी रहेगी। तो सबसे ज्यादा प्लस किसमें है? एल्यूमिनियम में है। देख लीजिएगा, आप यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम, यहाँ पे Mg2 प्लस, फिर Na प्लस, Fe माइनस, और यहाँ पे O2 माइनस, यहाँ पे N3 माइनस। यदि आप देखना चाहें चलिए थोड़ा समझते हैं इसमें। यहाँ पे ये नाभिक यदि बना दीजिए, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, यहाँ पे 2 कक्षाएं हैं, और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या हर बार क्या है? यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितनी है प्रोटॉनों की संख्या? 13 है। और यदि 3 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2 पहली कक्षा में, दूसरी में कितने? 8। अब यहाँ पे नाभिक से आकर्षण बल की यदि बात करें तो यहाँ पे 13 जो है प्रोटॉन नाभिक में है, और कक्षाओं में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिकीय आकर्षण बल यहाँ पे क्या रहेगा? अधिक रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका Mg आएगा तो यहाँ पे 12 और 10 का तो थोड़ा सा आकर्षण बल घटेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और घट जाएगा आकर्षण बल, तो हर बार घटता जा रहा है। और यदि माइनस वाले की बात करें तो यहाँ पे जैसे नाभिक बना, नाभिक के बाद पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, यहाँ पे जैसे फ्लोरीन की बात यदि करें, फ्लोरीन में परमाणु क्रमांक 9 होता है तो प्रोटॉनों की संख्या 9, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 8। मतलब यहाँ पे कक्षा पे इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिकीय आवेश 9 यूनिट का है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 10 प्लस और यहाँ पे 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब माइनस का आवेश 10 है और यहाँ पे प्लस का आवेश कितना है? 9। जब प्लस का आवेश 9 है तो नाभिक से खींचेंगे तो जिससे आकर्षण बल क्या हो जाएगा? इसका कम रहेगा इनकी तुलना पे। जब आकर्षण बल कम रहेगा तो आकार क्या रहेगा? थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब जाएंगे तो आकर्षण बल आकार और बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 आवेश 2 माइनस यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के लिए जब बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएंगे 10, और यहाँ पे 8 प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? वो आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, तो वहाँ पे आकर्षण बल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 7 प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी,
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे रहेगी 10। तो इस तरीके से लगातार क्या होगा, आकर्षण वर्तमान में जहाँ कमी आएगी और तो वहाँ पे आकार क्या हो जाएगा, लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आकार के बढ़ते का क्रम ये है। सबसे छोटा आकार है एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का और इसके बाद नाइट्रोजन का। तो याद रखिएगा, जिसमें जितना ज्यादा प्लस आवेश रहेगा उसका आकार उतना छोटा होता है, जिसमें जितना ज्यादा माइनस रहता है उसका आकार उतना बड़ा होता है। यदि एक ही कक्षा वाले परमाणु होता, मतलब उनकी कक्षाएं क्या हुए, समान, जैसे ये 2 कक्षा वाले परमाणु थे, सेकंड आवर्त के तत्व थे सभी। तो याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका ये नियम आता है, कई बार पूछता है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो याद रखिएगा मेंडलीव ने एक नियम दिया था, या मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम जो है। तो यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फनल होते हैं। ये आपको याद रखना है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के, यहाँ पे मुख्य बात ये है कि परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फनल होते हैं। मतलब उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है मेंडलीव की आवर्त नियम में। आवर्त तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। मतलब आवर्त सारणी में जो ये आवर्त नियम में जो है, तो यहाँ पे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रख करके उनके बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो उनका एक निश्चित वो अंतराल आता है, वहां पे उनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही गुण आते हैं। तो याद रखिएगा, बन जाएगा यहाँ पे। तो ये कि मैं बात यहाँ पे ये याद रखनी है आपको कि परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फनल होते हैं। जब अपन आधुनिक नियम पढ़ेंगे, जस्ट आ रहा है आपका ये आधुनिक नियम, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। आधुनिक नियम, आधुनिक आवर्त नियम जिसको मोसले ने दिया है, मोसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया आधुनिक आवर्त नियम जो है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल वहां पे परमाणु द्रव्यमान के साथ पे परमाणु क्रमांक आ जाएगा बस। तो चलिए देखते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सर आवर्ती फलन मतलब? आवर्ती फलन मतलब एक के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होना। ठीक, आवर्त एक निश्चित टाइम पे क्या होता है, निश्चित अंतराल पे क्या होगा, तत्वों का बार बार आ जाना, तो वो क्या कहलाता है, आवर्ती फनल होते हैं। इस नियम के आधार पर जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखते हैं, रखने पर इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है एक के बाद एक, और एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण क्या होते हैं, समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित समय अंतराल आता है, तब वहां पे तत्वों के गुणों में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। इसके बाद तो ये बन जाएगा आपसे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे है, उस नियम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर मेंडलीव ने आवर्तों का वर्गीकरण किया। इस नियम में अब क्या संशोधन हुए हैं? तो मेंडलीव ने किन नियमों के कारण क्या अपना नियम दिया और अब क्या क्या संशोधन हो चुके हैं, ये बारे में पूछा है यहाँ पे। तो वह नियम जिसके आधार पर मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। मेंडलीव ने जिसका वर्गीकरण किया उसका, लेकिन इन्होंने नियम क्या किया, दिया था, वो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फनल होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान वाला जो आपका मेंडलीव का नियम है वो बताना है कि किसके आधार पर लिखा। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फनल के हिसाब से, कि मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर लिखा। इस नियम को अब संशोधित किया गया है तथा इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। संशोधित किया गया है जिसमें क्या किया जाता है, उनमें तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे ये याद है कि नए वाले नियम में क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। मतलब नया नियम जो है, आधुनिक आवर्ती नियम जो है, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। और जो मेंडलीव या मेंडलीव के पहले के जो वैज्ञानिक थे, आवर्ती फलन उनके गुणों का पुनरावृत्ति होना, गुणों के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पे जो इसके पहले जो थे, यहाँ पे
तो पहले वाले वैज्ञानिक जो मोसले के पहले आधुनिक आवर्त नियम के पहले उन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान पर आधार मानकर किया था। तो यहीं पे उनसे सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी पुराने वैज्ञानिकों के। तो बाद में क्या हुआ, मोसले ने काफी सालों बाद ये सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होने चाहिए, तो जिससे काफी सही रिजल्ट आने लगे थे। अब आता है डोबेराइडर का त्रिक नियम। ये भी मेंडलीव जो आपका मेंडलीव है उनके नियम से पहले का नियम है। तो यहाँ पे डोबेराइडर का त्रिक नियम मतलब यहाँ पे आपको समझ में ही आ रहा है नाम से कि तीन के समूह की बात होगी। त्रिक मतलब तीन के समूह के साथ। तो जो तीन के समूह की बात होगी वहां पे, तो तीन के समूह पे बात रहेगी, तो वह नियम, यह नियम क्या किया, सर्वप्रथम डोबेराइडर ने दिया। इस नियम के अंदर तत्वों को समान गुणों वाले तत्वों के केंद्रीय तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। मतलब यहाँ पे तीन तत्व लिए जाएंगे, तो जो बीच वाला तत्व रहेगा, तो आजू बाजू वाले दोनों तत्वों के क्या होगा, उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, उनका औसत होगा। जैसे यहाँ पे लिथियम परमाणु क्रमांक 7 ले रहे हैं, लिथियम यहाँ परमाणु क्रमांक नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान लिखा है 7। सोडियम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। और यहाँ पे पोटेशियम परमाणु क्रमांक 39। अर्थात 39 और 7 को ऐड कर देंगे और इनमें क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, अर्थात औसत निकालेंगे कि इन दोनों का औसत कितना होता है। तो आप देखेंगे औसत कितना होता है, 23। और जो 23 है, तो ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो यही नियम ये कहता है कि तत्वों के समान गुण वाले तत्वों के केंद्रीय परमाणु का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। औसत मतलब बीच का। तो आप 39 और 7 का मध्यवर्ती क्या है, 23। तो यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, सोडियम का 23। तो इन्होंने इस आधार पर क्या किया था, अपना नियम दिया था। इसके बाद आपका आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये नियम भी काफी फेमस है, आता है कई बार पेपर में। इन्होंने आप वहां पे आपको समझ में आता त्रिक में 3 के समूह, यहाँ पे अष्टक मतलब 8 के समूह में रखेंगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, यह नियम न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड वैज्ञानिक का नाम है। इस नियमानुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के, अभी सब जगह पे परमाणु भार चलेगा, आधुनिक नियमबद्ध में परमाणु क्रमांक चलेगा। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर आने वाले 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान था। यह संगीत के 7 सुरों पर आधारित था, जिसमें 8वें पुनरावृत्ति होती है। तो आप संगीत में जैसा सुनते हो, सा रे गा मा नी, यहाँ पे सारे गा मा पा धा नी। एक तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और ये 7 तत्व हो गए आपके। ये कुल कितने तत्व हुए यहाँ पे, 7 के बाद जो 8वां तत्व लिखेंगे सोडियम, तो ये 8वां तत्व है। तो 8वें पे क्या होती है, गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब यहाँ पे आपका लिथियम और सोडियम का गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण एक जैसा होगा। यहाँ पे बोरान और एल्यूमिनियम का गुण एक जैसा होगा। यहाँ पे यदि बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन का गुण एक जैसा होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस का गुण एक जैसा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर का गुण एक जैसा होगा। यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का गुण एक जैसा होगा। तो ये हर 8वें तत्व पे क्या हो रही है, यहाँ पे गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे यदि इसको पहला माने आप, तो ये 8वां ये आएगा, 8वां तत्व। 7 यहाँ पे हो गए, ये दूसरा है, ये मान लीजिए दूसरा है, तो इसके 8वें नंबर पे ये आएगा। यहाँ पे ये वाला इसके 8वें नंबर पे। तो हर 8वें में गुणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये आपको ये याद रखना है कि न्यूलैंड ने क्या किया था, अपने अष्टक नियम में ये बताया कि 7 तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं। इसके बाद जो 8वां तत्व का गुण आएगा, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होंगे, आवर्ती फलन होंगे। मतलब उसी आधार पर क्या रहेगा, उसका गुण रहेगा। तो 7 तत्वों के अलग अलग गुण रहेंगे। 8वीं में क्या होती है, गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो याद रखिएगा। एक बार और चलिए देख लेते हैं। यह नियम न्यूलैंड ने दिया था। इस नियमानुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर आने वाले 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। मतलब 8वां का पहले जैसा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला नियम आते हैं, अपन देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो इसमें क्या किया, यहाँ पे ये अंतर पूछा है। यहाँ पे जो अंतर है
तो इसको देखते हैं अंतर। और किस किस नियम पे पूछा है यहाँ पे अंतर आपका? यहाँ पे जो अंतर पूछा है तो ये आधुनिक आवर्त नियम का अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो आधुनिक आवर्त नियम के अंतर पे क्या है आपका? जो यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम, तो सबसे पहले जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक में आपको पहले भी बता चुके हैं, जो अपन पढ़े थे अभी, कि परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या होता है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर रखा गया है उसमें। और इसमें तत्वों की को 18 वर्गों में रखा गया है। इसमें तत्वों के वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग। और उसमें सब तत्वों के क्या होते हैं? 9 वर्ग हैं और 7 उपवर्ग हैं। 9 टोटल वर्ग हैं और 8 उपवर्गों में रखा गया है। इसमें धातु और अधातु तत्वों को पृथक रखा गया है। धातु तत्व को अलग और अधातु तत्वों को अलग अलग रखा गया है आधुनिक आवर्त नियम में। जबकि यहाँ पे क्या है? धातु और अधातु को पृथक नहीं किया गया है, वहाँ पे सबको एक साथ पे रख दिए हैं। तो ये थे आपके यहाँ पे धातु पहले रहता है, अधातु बाद में रहता है सर। तो ये आधुनिक आवर्त नियम पे है ना बात। ये जो अपन पढ़ते हैं, जो आधुनिक आवर्त में धातुओं को पहले रखा गया है, फिर उसके बाद तो अलग अलग वहाँ पे व्यवस्थित किया गया है अलग अलग स्थानों पर। लेकिन यहाँ पे जो है मेंडलीव ने जो दिया था, मेंडलीव आधुनिक आवर्त नियम के पहले का नियम है, तो वहाँ पे धातु अधातुओं को साथ में रख दिया गया था। तो उसकी कमियां थी, उनको यहाँ पे नए वाले नियम पे क्या कर दिया गया? पूरा किया गया है, सुधार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बिल्कुल और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? जैसे गणित में आप विकर्ण पढ़ते होंगे ना, तो उसी तरीके से विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे द्वितीय आवर्तीय तत्व, द्वितीय आवर्तीय तत्व जो होते हैं तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता रखते हैं। मतलब दूसरे आवर्त के साथ तीसरे आवर्त के अगले तत्वों के साथ, अर्थात कहें अपन तो यहाँ पे विकर्णवत, यहाँ पे अर्थात द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के एक दूसरे के विकर्णवत उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता रखते हैं, तो इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे देखिए द्वितीय आवर्त के तत्व ये लिखे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो ये क्या करेंगे? तृतीय आवर्त के तत्व, मतलब ये तीसरे आवर्त के सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो इनके साथ क्या करेंगे? विकर्ण के रूप में संबंध रखेंगे। विकर्ण मतलब आपको पता है ये विकर्ण कहलाएगा। यहाँ पे विकर्ण मतलब लिथियम का व्यवहार किसके जैसे रहेगा? यहाँ पे मैग्नीशियम के जैसे। यहाँ पे इसका व्यवहार एल्यूमिनियम के जैसे, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के जैसे। सोडियम का बोरान का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोरान का सिलिकॉन के जैसे। सर और ये जो दोनों बची सर, ये सोडियम का बेरिलियम साथ होगा। सोडियम का अगला तत्व आएगा तीसरे नंबर, चौथे आवर्त के। लेकिन यहाँ पे पूरा नियम ये 2 आवर्तों के बीच में है बात, द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के बीच में बात होती है। ठीक, तीसरे आवर्त आएगा तो लगभग इसका गुण अगले वाले से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आवर्त नियम जो आपका विकर्ण संबंध है, तो ये प्रथम द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों की है बात। जैसे यदि यहाँ पे अपन बात करें आगे, तो इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? फास्फोरस आएगा। तो ये इस तरीके से कार्बन फास्फोरस जैसे गुण दिखाएगा, मतलब अगले तत्व के विकर्ण। विकर्ण मतलब जानते हैं ना आप, ये यदि ऐसा बना दें और ऐसा, ये क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाते हैं। तो ये विकर्णवत क्या करते हैं? अपने गुणों में समानता रखते हैं। मतलब जो यहाँ पे तत्व है उसका गुण और यहाँ पे जो तत्व रहेगा उसका गुण, तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाता है। ये इसको विकर्ण बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरे आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ, और यहाँ पे इसी तरीके से क्या करेंगे? वो गुणों में क्या करते हैं? समानता दिखाते हैं। तो बन जाएगा यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, आता है ये पेपर में कई बार आया है, क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे गुणों में क्या करते हैं? समानता दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? विकर्णवत समानता दिखाते हैं, ये याद रखिएगा। बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक है, क्यों? ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जब बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे ये लिखा है आपका 1s2 2s2 2p3। यदि यहाँ पे आयनन ऊर्जा की बात हो तो नाइट्रोजन में कितने कक्षक होंगे? यहाँ पे
पी बस कक्षक का बना रहे हैं क्योंकि मुख्य काम क्या है, पी कक्षक का ही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जब बात होगी तो ऑक्सीजन पे क्या होंगे, पी कक्षक के 3 कक्षक होंगे, पहले, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे पी कक्षक में, जो चारों भर चुके हैं अपन। अब यहाँ पे ये पूछ आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव की यदि परिभाषा अपन बात करें तो किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा लगती है उसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे है आपका, तो ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पे सभी कक्षकों में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो लगभग क्या होता है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और यहाँ पे क्या है कि 2 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अस्थायी इलेक्ट्रॉन है, अस्थायी विन्यास है। यहाँ पे अस्थायी विन्यास है। जब अस्थायी विन्यास है तो ये कक्षक क्या करेगा, बड़े आसानी से क्या, थोड़ी सी ऊर्जा पा करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 3 एक एक रहेंगे। तो यहाँ पे जब एक निकल जाएगा तो कहने का मतलब कि इसके इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वही है कि यहाँ पे जब आंसर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन में क्या होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो स्थायी होता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2p4 विन्यास होता है जो कि अपूर्ण रूप से भरा होता है। इस कारण से p3 विन्यास प्राप्त करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा पाकर भी बाहर निकाल देगा। इस कारण से ऑक्सीजन की जो आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है, जबकि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। देख लीजिएगा और आंसर देख लेते हैं। कोई भी उपकोष यदि पूर्ण उपकोष या अर्धपूर्ण उपकोष हो तो स्थायी होता है, पूर्ण या अर्धपूर्ण हो तो नाइट्रोजन का p उपकोष अर्धपूर्ण उपकोष है, जबकि ऑक्सीजन का p उपकोष अपूर्ण उपकोष है। ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपूर्ण है वो, अर्थात नाइट्रोजन का p उपकोष ऑक्सीजन के p उपकोष से अधिक स्थायी है वहां पे, क्योंकि वो अर्धपूरित भरा है। इसलिए नाइट्रोजन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन यहाँ पे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अब यह अगला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। तो अक्रिय गैसों की बात करा, देखिए अक्रिय गैसों के विन्यास की यदि बात करें तो NH क्या होता है 2, NP यहाँ पे 6, और जो कि ये विन्यास क्या हो रहा है आपका स्थायी विन्यास है। यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे S के 2 कक्षक को 2 इलेक्ट्रॉन है, S कक्षक में, P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो कि पूरे हैं। तो पूर्ण उपकोष तथा अष्टक पूर्ण होने की वजह से अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक स्थायी होता है। इसलिए बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो। यदि इलेक्ट्रॉन को कोष से बाहर करना है तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे तो बन जाएगा आपसे, यहाँ आपको आंसर ये देखना है, चाहे तो आप ये लिख लीजिएगा NH2 NP6 विन्यास होने के कारण, अर्थात यहाँ पे पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, यहाँ पे उच्च होता है। हेलोजन के इलेक्ट्रॉन, चलिए हेलोजन का कुछ देखते हैं। यहाँ पे हेलोजन मतलब समूह 17 के तत्व से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे समूह 17 वाले जो तत्व होते हैं, हेलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होती है क्यों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो हेलोजन का जो विन्यास होता है आपको बता दें, NH2 NP यहाँ पे 5 होता है। 5 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए तो इसके अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 5 कितना हुआ, 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए। तो हेलोजन की आयन बंधुता मतलब हेलोजन मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, मतलब क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो हेलोजन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है तथा इसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हैलाइड आयन बनाता है। इसलिए हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होती है, उच्च होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किसी से भी
इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, कई बार पूछता है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है और क्यों? तो आपको अभी आंसर बता दिए कि क्लोरीन की होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन की क्या होगी? कम होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, क्योंकि फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण इसके 2p कक्षकों में के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसलिए योगशील इलेक्ट्रॉन परमाणु को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता। देखिए यदि आप ऋण विद्युता की बात करेंगे तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्या होता है? फ्लोरीन में जो 9 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे 2 और कितने 7। यहाँ पे कक्षक क्या होता है? छोटा होता है। जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या होता है? नाभिक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और यहाँ पे तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएं होती हैं। यहाँ पे क्लोरीन में क्या होते हैं? 17 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 8 और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात क्या है? ये नाभिक के ज्यादा पास पे है, ठीक। तो जिससे क्या होता है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को इनको लाने में क्या होगा? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को लाएंगे आप अंदर, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब दूसरे बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले पास में है, कक्षा के पास में इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? जो यहाँ पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। तो मतलब कक्षक में आने ही नहीं देंगे। जब कक्षक में आने नहीं देंगे तो ये कक्षा में पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंच, ठीक। और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यहाँ पे इसके पास क्या होता है? पर्याप्त, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए व्यवस्था रहती है, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे हैं कुल कितने? 7। तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। तो इसकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? उच्च होता है। सर इसका आकृति बढ़ जाएगी। आकृति बढ़ेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? कक्षा बढ़ेगी तो यहाँ पे व्यवस्था ज्यादा है। यहाँ पे 18 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल 7। और वहां पे यहाँ पे बात क्या है कि 8 की जगह पे कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे 1 बस की कमी है और नाभिक के पास में है। तो इस कारण से वहां पे क्या होगा? इसकी क्लोरीन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। क्लोरीन की अधिक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की क्या होती है? कम होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, जिसको क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के नाम से दिया है, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि उत्कृष्ट गैसों की जो होते हैं, उत्कृष्ट गैस से पूछ रहा है क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? 0 होती है, तो क्यों? यहाँ पे जैसा अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था तो उसी से संबंधित है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? NH2Np8 भी यहाँ पे 6 विन्यास होता है। यहाँ पे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे 6, वहां पे कितने? 8। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। जब ये पहले से ही इसमें 8 है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेगा ही नहीं। जब लेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इसके पहले से कक्षा की क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण से क्या होता है? इसका जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? 0 होता है। तो देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, क्योंकि इनके संयोजी कोष पूर्णतः भरे होते हैं तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिसके कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई बंधुता नहीं होती है। इसलिए अप्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? 0 होती है। अप्रिय गैस मतलब आप याद रखिएगा, समूह 18 के तत्वों की बात हो रही है। समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? अप्रिय गैस या शून्य समूह या समूह 18 कहलाते हैं। तो बन जाएगा। चलिए यहाँ पे आता है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या पूछ रहा है और आयनिक त्रिज्या में अंतर बताना है। परमाणु त्रिज्या मतलब कोई सा भी परमाणु हो, जैसे मान लीजिए सोडियम, ये क्या है? परमाणु है। यहाँ पे आयनिक त्रिज्या मतलब जैसे मान लीजिए Na+, या यहाँ पे यदि बात करें Cl-, जिसमें क्या होता है? ऊपर आवेश लगा रहता है, चार्ज लगा रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। और जिनमें आवेश नहीं लगा रहता वो आयन नहीं बल्कि परमाणु कहलाते हैं। तो उदासीन परमाणु के नाभिक से बाहरी कोश तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे क्या होएगा कि उदासीन परमाणु
परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है कि नाभिक से बाहरी कोश तक की दूरी। यदि यहाँ पे परमाणु बनाए, नाभिक बनाए, नाभिक के बाद ये कक्षा बना दे, तो यहाँ के नाभिक से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे भी वही बात होगी, उदासीन परमाणु से बने आयन के नाभिक से कोश तक की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे यदि आयन है कोई सा, उसका नाभिक है, उसके नाभिक से यहाँ तक की दूरी, कक्षा तक की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। सॉरी, यहाँ पे आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। आयन की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या। दूसरा पॉइंट ये है, परमाणु त्रिज्या धनायन की आयनिक त्रिज्या से अधिक होती है। परमाणु त्रिज्या की क्या होती है, धनायन की आयनिक त्रिज्या से क्या होती है, अधिक होती है। धनायन की आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे धनायन में। यहाँ पे क्या होता है, धनायन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है। धनायन की त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी, परमाणु त्रिज्या से क्या होगी, कम होगी। ऋणायन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। ऋणायन की क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या से अधिक होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पे ऋणायन पे। तो याद रखिएगा, बन जाएगा। आपको थोड़ी देर पहले भी आप अपनी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, तब वहां पे बात किए थे कि धनायन की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा क्या होगी, कम होगी, और ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, हमेशा अधिक होगी। याद रखिएगा, ऋण मतलब यहाँ पे बढ़ेगा और धन मतलब यहाँ पे क्या होगा, कम। परमाणु त्रिज्या पे यदि बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों। कोई भी तत्व है तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा पे क्वेश्चन है, तो प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो यहाँ पे आप तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बात हुआ करती है। चलिए पहले आंसर देखते, फिर आपको किसी एक उदाहरण से समझाएंगे। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से शेष परमाणु धन आवेशित होते हैं तथा धनायन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है, जिसके फलस्वरूप संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण बाहरी कोश से द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से क्या होता है, अधिक होता है। कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इसका जो है तो 1s2 2s2 2p4 ये विन्यास है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगी। प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब देखिए, प्रथम जो आयनन ऊर्जा कहलाएगी, मतलब यहाँ पे जो आपका ये विन्यास है, तो इससे प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2p3 कर देंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है आपको। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, अनपेयर्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, युग्मित नहीं है, तो ये भी ये अकेला युग्मित है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकाल देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ये बन जाएगी कि ये सभी तीनों एक जैसे हो गए। जब तीनों एक जैसे हो गए, तो जब द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात होगी, जब द्वितीय की बात होगी, यहाँ पे द्वितीय आयनन ऊर्जा की जब बात होगी, तो इसका क्या है, अर्धपूरित विन्यास प्राप्त हो जाएगी। अर्धपूरित है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर दोनों में भरे होते और एक में ना भरा होता तो कहने का मतलब आपका क्या है, यहाँ पे आपका कहने का मतलब कि ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ठीक है सर। तो इसकी आयनन ऊर्जा कम रहेगी, ये आसानी से निकलेगा, ये भी निकलेगा आसानी से। ठीक, यहाँ पे अर्धपूरित देखिए, दो विन्यास ज्यादा स्थायी होंगे, या कि बिल्कुल ना रहे तो, या कि एक एक सब में रहे तो, या कि यहाँ पे आपके क्या रहे, तीनों पक्ष को क्या होगा, पूरे भरे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि ये कंडीशन नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा का मान क्या रहेगा, वहां पे कम रहेगा। और किनका रहेगा, जैसे इसका कम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से एक निकल जाए, तो तीनों अस्थायी हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जहां पे अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि Mg2+ आयन का आकार O2 आयन से छोटा होता है, जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। Mg मतलब यहाँ पे Mg+2, ठीक,
Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। 1s2 2s2 2p कितना कर दें यहाँ पे 2p यहाँ पे 6 कर देंगे, हो जाएगा, ये होता है, ठीक, बन जाएगा यहाँ पे। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है 2 प्लस लगा है, 2 प्लस लगा है तो यहाँ पे 12 में से 2 के करना है आपको घटाने, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके, इतना विन्यास है। यहाँ पे कितने हैं 8 तो यहाँ पे और प्लस माइनस कितना लगा है -2, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दोनों के विन्यास एक ही जैसे हैं, यहाँ पे 8 और 2 कितना हो रहा है 10। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं, देखिए इस दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके नाभिक पे बात करें तो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, ये मैग्नीशियम पे बात है, Mg के लिए बात तो चल रही है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, जितने क्रमांक जितना होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी 8, कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप क्या है नाभिकीय आवेश क्या है यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ पे आप ऑक्सीजन की भी बात कर लें, फिर इकट्ठा बात करते हैं दोनों की। ये 2 कक्षाएं इसमें हैं, तो पहली पे कक्षा पे जो आपका रहेगा तो कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है 8 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हो गए 8 10 हो गए। अब यहाँ पे कहने का मतलब नाभिकीय आवेश क्या है यहाँ पे 8 यूनिट का है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, तो नाभिकीय आवेश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाभिकीय आवेश क्या होता है कम होता है। यहाँ पे 12 यूनिट का नाभिकीय आवेश है, 12 प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पे नाभिकीय आवेश क्या है अधिक है और इलेक्ट्रॉन इसको कितने खींचने हैं 10 इलेक्ट्रॉन ही खींचने हैं, तो यहाँ पे नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। नाभिकीय आवेश अधिक तो आकार क्या रहेगा छोटा रहेगा, यहाँ पे आकार छोटा रहेगा और यहाँ पे इसका आकार क्या रहेगा बड़ा रहेगा। यहाँ पे आकार क्या रहेगा बड़ा रहेगा, तो वही लिखा है देख लीजिए यहाँ पे Mg2+ आयन एवं O -2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। दोनों के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु Mg2+ आयन में नाभिकीय आवेश +12, नाभिकीय आवेश कितना है +12 का है, आपको बता चुके थे वहां पे, जबकि ऑक्सीजन -2 आयन में नाभिकीय आवेश +8, इसलिए Mg+2 में बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश O -2 की तुलना में अधिक होता है, इसलिए Mg2+ का जो आकार है ऑक्सीजन -2 आयन से छोटा होगा। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा नाभिकीय आवेश यहाँ पे अधिक है इसलिए आकार छोटा है, यहाँ पे नाभिकीय आवेश कम है इसलिए आकार क्या होता है यहाँ पे बड़ा होता है।